चलिए आज एक बहुत ही पेचीदा क्रिमिनल केस की तह तक चलते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कातिल कौन था, बल्कि ये समझेंगे कि इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे पकड़ा कैसे। एक ऐसे क्रिमिनल को जिसका ना कोई चेहरा था, ना कोई नाम, बिल्कुल एक भूत की तरह। इस पूरी जांच को हम 6 हिस्सों में समझेंगे, एकदम शुरू के रहस्य से लेकर आखिर में सच सामने आने तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा से, जहां इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक बहुत बड़ी पहेली थी। अलग अलग जगहों पर लाशें मिल रही थी और पहली नजर में ऐसा लगता था कि इन सब का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कुछ ही महीनों के अंदर डिक हम्फ्रीज और डेविड स्पीयर्स जैसे कई लोगों की लाशें मिलती हैं। सोचकर देखिए, पुलिस पर और आम लोगों पर कितना ज्यादा प्रेशर और खौफ बढ़ रहा होगा, है ना? तो सबसे बड़ी मुश्किल यही थी। जितने भी विक्टिम्स थे सब मिडिल एज पुरुष थे, फ्लोरिडा के हाईवे के पास मिले थे, लेकिन कोई चश्मदीद नहीं था। उनके बीच कोई सीधा लिंक भी नहीं था। मतलब पुलिस एक ऐसे साये का पीछा कर रही थी जिसकी कोई परछाई ही नहीं थी। तो सवाल यही था, क्या ये कोई ऐसा कातिल है जो पूरी तरह से अदृश्य है, या फिर कोई ऐसा पैटर्न है जो अब तक किसी की नजर में नहीं आया? यहीं से असली इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू होता है। देखिए, जब आपके पास कोई गवाह ना हो, कोई सीधा सुराग ना हो, तब सिर्फ एक ही चीज बोलती है साइंस, फोरेंसिक साइंस। अब सबूतों को ही मरे हुए लोगों की कहानी बतानी थी। और ये काम कितना जरूरी है वो इस बात से पता चलता है, जब जांच कमजोर होती है तो जिंदा लोगों को भरोसेमंद जवाब नहीं मिलते और मुर्दों को इंसाफ नहीं मिलता। सोचिए, अगर यहाँ एक भी गलती हो गई तो सच हमेशा के लिए दफन हो सकता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का काम कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाजा लगाइए। उन्हें ये तय करना होता है कि ये मर्डर है या फिर एक सोची समझी खुदकुशी। जैसे प्लास्टिक बैग से दम घुटने के केस को ही ले लीजिए, ये अक्सर सुसाइड जैसा लग सकता है। इसलिए हर छोटे से छोटे सुराग को बहुत ध्यान से परखना पड़ता है ताकि सच का पता चल सके। अब ये फोरेंसिक साइंस का एक बहुत ही जरूरी नियम है, चेन ऑफ कस्टडी। इसका मतलब बहुत सिंपल है। सबूत क्राइम सीन से मिलने से लेकर कोर्ट पहुंचने तक किसके हाथ में, कब और कहां रहा, इसका पूरा लिखित रिकॉर्ड होता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और वो 100% भरोसे के लायक है। तो चलिए अब साइंस से थोड़ा हटकर असली डिटेक्टिव वाले काम पर आते हैं। पुलिस का अगला काम था इन अलग अलग बिखरे हुए मामलों की कड़ियों को जोड़ना और ये साबित करना कि इन सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है। और यहीं पर इन्वेस्टिगेटर्स को एक बहुत बड़ा पैटर्न नजर आया। डिक हम्फ्रीज और ट्रॉय बुरेज जैसे विक्टिम्स की बॉडीज तो मैरियन काउंटी में मिली, लेकिन उनकी कारें वो मीलों दूर लावारिस हालत में पाई गईं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये एक कनेक्शन था। और फिर मिला पहला बड़ा ब्रेक थ्रू। एक और विक्टिम, पीटर सीम्स की कार को 2 औरतें कहीं छोड़कर जा रही थीं। गवाहों ने उन्हें देख लिया और उनके बताए हुलिये के आधार पर पुलिस ने पहली बार सस्पेक्ट्स के स्केच तैयार किए। अब उनके पास सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, उनके पास एक चेहरा था, भले ही वो कागज पर ही क्यों ना हो। अक्सर है ना, बड़े बड़े केस एक बहुत ही मामूली सी चीज पर आकर खुल जाते हैं, और ये वही पल था जब एक छोटी सी डिटेल पूरे मैनहंट का रुख बदलने वाली थी। ये काम सुनने में शायद थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी था। इन्वेस्टिगेटर्स ने आसपास की सभी प्यादा दुकानों यानी पॉन शॉप्स की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वो विक्टिम्स के चोरी हुए सामान को ढूंढ रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। और उनकी ये मेहनत बेकार नहीं गई। एक दुकान में उन्हें विक्टिम रिचर्ड मैलोरी के कैमरे की रसीद मिली और उस रसीद पर एक अंगूठे का निशान था। ये एक सीधा लिंक था, एक ऐसा सबूत जो कातिल को सीधे विक्टिम से जोड़ता था। उस फिंगरप्रिंट को मैच किया गया और अचानक उस भूत का एक नाम सामने आया, एलीन वनोज। अब पूरा मैनहंट सिर्फ एक इंसान पर आकर टिक गया था। लेकिन सस्पेक्ट को पकड़ लेना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो अब थी उससे सच उगलवाना। अब ये केस फील्ड से निकलकर एक बंद कमरे में चला गया था, एक माइंड गेम में। तो सवाल ये है कि जब पुलिस के पास कोई सस्पेक्ट होता है तो वो उससे जुर्म कबूल कैसे करवाती है? ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी काम करती है।
इसकी एक बहुत ही फेमस टेक्निक है काइनेस्थेटिक इंटरव्यू। इसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर एकदम नॉर्मल हल्के फुल्के सवाल पूछता है ताकि वो सस्पेक्ट के आम बर्ताव को समझ सके। इसे कहते हैं बेसलाइन बनाना। फिर वो सीधे केस से जुड़े तीखे सवाल पूछते हैं और देखते हैं कि उसके व्यवहार में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या बदलाव आ रहा है। इसी फर्क से झूठ पकड़ में आता है। और एक और दिलचस्प बात, पुलिस पूछताछ के दौरान कानूनी तौर पर कुछ मनोवैज्ञानिक चालें भी चल सकती है, जैसे किसी ऐसे सबूत का जिक्र करना जो असल में है ही नहीं, या फिर क्राइम के लिए कोई हमदर्दी वाला कारण बताना ताकि सस्पेक्ट को लगे कि जुर्म कबूल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब एक दिमागी खेल का ही हिस्सा है। तो आखिर में ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ी? ये केस सॉल्व कैसे हुआ? असल में ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं था। किसी भी ऐसे बड़े केस को सुलझाने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, ठोस फोरेंसिक साइंस। दूसरा, जमीन पर की गई कड़ी पुलिस जांच। और तीसरा, सस्पेक्ट के दिमाग को पढ़ने की साइकोलॉजिकल समझ। ये तीनों ही बराबर के जरूरी हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि ऐसे पेचीदा केस किसी एक जादू की छड़ी से हल नहीं होते। ये हल होते हैं साइंस, कड़ी मेहनत और साइकोलॉजी की परत दर परत को एक साथ जोड़ने से, जहां हर छोटा सुराग बहुत मायने रखता है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब इंसाफ के लिए, सच को बाहर लाने के लिए इतनी पेचीदा मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल होता है, तो हम ये कैसे तय करें कि हम सच को खोज रहे हैं या सच को गढ़ रहे हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बनता है।